हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एसआरए में क्या देखा था। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में एसआरए में देखा था रेटिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट सेक्शन 26। आज क्या देखने जा रहे हैं हम लोग। आज सेक्शन 27 देखेंगे। क्या है भाई, रेजिस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, सही से समझिएगा। रेजिस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है भाई, बताइए। रेजिस्ट्रेशन का मतलब होता है, अगर इसका लिटरल मीनिंग देखें तो टू कैंसिल। क्या कैंसिल? कॉन्ट्रैक्ट, टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब आप कहेंगे विशाल भाई ये बताइए, तो इसका तो मतलब कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं ना इसे। वो तो अगला चैप्टर भी तो कैंसिलेशन है। ये कहाँ दिया हुआ है? ये दिया हुआ है चैप्टर 4 सेक्शन 27 से 30, ठीक है, 27 से 30। तो आप कहेंगे चैप्टर 5 भी तो कैंसिलेशन है। तो मैं आपको बताऊं, देखिए, मान लीजिए ये बी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, वही अपना पुराना कॉन्ट्रैक्ट कि वो उसको व्हाइट हाउस बेचना चाहता है। कॉन्ट्रैक्ट किया या रिटन या इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, कुछ भी मान लीजिए, दोनों में से पढ़ा था ना आपने। अरे जब रेटिफिकेशन पढ़ाया था तो ये दोनों चीजें थी ना, कॉन्ट्रैक्ट और इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट और इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, इनमें से कुछ एक हुआ। क्या हुआ कि मैं अपना ये व्हाइट हाउस बेचना चाहता हूँ, लेकिन इसकी इंटेंशन क्या थी। ये बी के साथ क्या करता है इस कॉन्ट्रैक्ट में, या तो फ्रॉड हो रहा होता है, या अनड्यू इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करता है, ठीक है, या फोर्स का, या म्यूचुअल मिस्टेक भी हो सकती है, ठीक है। ये सब चीजें होती हैं, मतलब वो सारी चीजें जिससे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो, या तो वॉइडेबल हो रहा हो या वॉइड हो रहा हो, ठीक है। ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया या इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग में लिखा कि मैं आपको ये व्हाइट हाउस बेचना चाहता हूँ, व्हाइट हाउस, और उसमें ए बी के साथ क्या करना चाहता था, इनमें से कोई एक चीज, या फ्रॉड या अनड्यू इन्फ्लुएंस या फोर्स या मिस्टेक, ठीक है। तो इसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वॉइडेबल होगा या वॉइड होगा, है ना। कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा था ना हम लोगों ने, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में आप लोगों ने पढ़ा होगा, अभी हमने कहाँ पढ़ाया, वॉइडेबल या वॉइड, ठीक है। तो बी के पास जिसके साथ ये हुआ है, फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फोर्स या मिस्टेक, ये चीज जो बी के साथ हुई है, तो बी के पास क्या रेमेडी रह जाती है, बताइए। अरे कोर्ट तो जा सकता है, लेकिन कोर्ट में क्या लेके जाएगा, उसके पास रेमेडी क्या है। देखिए, इस केसेस में अगर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल या वॉइड होता है तो उसके पास दो रेमेडी होती हैं। क्या? उसके पास दो रेमेडी होती हैं, या तो वो उसको कॉन्ट्रैक्ट हो या इंस्ट्रूमेंट, यही तो है ना ऊपर। कॉन्ट्रैक्ट या इंस्ट्रूमेंट में क्या हुआ, इसके साथ फ्रॉड हुआ या अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ या फोर्स हुआ या म्यूचुअल मिस्टेक हुआ, कोई भी ऐसी चीज जिससे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल या वॉइड हो रहा है। तो ऐसा अगर बी के साथ होता है तो बी के पास क्या रेमेडी है, बी के पास दो रेमेडी हैं। या तो वो रेटिफिकेशन के लिए जाए कि माय लॉर्ड, इस कॉन्ट्रैक्ट में मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है, इसको ठीक कर दीजिए। फिर उसके बाद उसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराइए। ये हम लोगों ने पढ़ा ना सेक्शन 27 में, यही तो दिया हुआ था। कल पढ़ा कि नहीं पढ़ा, भूल गए क्या? ठीक है। अगर रेटिफिकेशन का मतलब क्या होता है, ठीक कर दीजिए उसको, अगर कॉन्ट्रैक्ट ठीक हो पा रहा है। अगर नहीं, कॉन्ट्रैक्ट या इंस्ट्रूमेंट दोनों ही चीजों में रेटिफिकेशन में जा सकता है। दूसरी क्या रेमेडी है कि उसको कैंसिल करा ले, किसको, कॉन्ट्रैक्ट को या इंस्ट्रूमेंट को, ठीक है। अब कैसे कैंसिल होगा,
कैंसिल में दो केसेस हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट होता है, अगर कॉन्ट्रैक्ट का केस है तो क्या होगा, रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, अब आप पॉइंट पे आए हैं। और दूसरा, अगर इंस्ट्रूमेंट होता है, इंस्ट्रूमेंट, तो कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। बस इतना सा अंतर है। आई बात समझ में आपको? अब ये कहाँ दिया हुआ है, ये लिखा कहाँ दिया हुआ है, और ये अगले चैप्टर में होगा, चैप्टर 5 सेक्शन 31 से 33 तक, है ना? यही तो है। फिर से समझिए, ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट या इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग में लिखा कि मैं तुम्हें व्हाइट हाउस बेचना चाहता हूँ। जैसे कल वाली प्रॉब्लम थी, ठीक है, जिसमें वो उसके साथ फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फोर्स या मिस्टेक करना चाहता था, जिसकी वजह से क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट या तो वॉइडेबल हो जाएगा या वॉइड हो जाएगा। तो बी के पास क्या रेमेडी रह जाती है? तो बी के पास दो रेमेडी हैं, या तो उस कॉन्ट्रैक्ट को ठीक कराए, रेटिफाई कराए, ठीक है, या तो उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करा दे, या इंस्ट्रूमेंट को कैंसिल करा दे। अगर रेटिफिकेशन कराता है तो चाहे कॉन्ट्रैक्ट हो चाहे इंस्ट्रूमेंट हो, रेटिफिकेशन सेक्शन 27 में होगा जाके, ठीक है, जो हम लोगों ने कल पढ़ा था। और कैंसिल अगर कराता है तो कैंसिल में क्या होगा, अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा, अगर इंस्ट्रूमेंट है तो कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट होगा। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको? चलिए इसको यहीं रहने दीजिए, अभी काम आएगा। हम लोग पढ़ते हैं रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या पढ़ा हमने? इसका लिटरल मीनिंग है टू कैंसिल दी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, अब इसमें क्या है, सेक्शन 27 देखिए आप। 27 क्या कहता है? 27 का क्लाउज 1 कहता है, ये बताता है 27, ये लिख लेते हैं भाई, थोड़ी बेरक की भी लैंग्वेज इस्तेमाल करनी पड़ेगी ना। एग्जामिनर यही देखना चाहता है कि आप कितना इसमें बेरक की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। When rescission may be adjudged or refused। कब जो है एडजर्ड हो सकता है, कब रिफ्यूज हो सकता है, कब मतलब कोर्ट ही करेगी और कौन करेगा। देखिए, तो क्या था इसमें, हम लोग बात कर रहे थे कि इसमें एनी पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन द कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी आदमी जो उस कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्टेड है वो रिसेशन के लिए कोर्ट में जा सकता है, सूट फाइल कर सकता है। कोर्ट में जाने का मतलब ही सूट फाइल करना होता है, ठीक है। अब क्या हुआ, अब कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट या तो उसको एडजस्ट कर देगी, एडजस्ट का मतलब है ऑर्डर पास कर दिया रिसेशन का, ठीक है, या तो कोर्ट एडजस्ट कर देगी या रिफ्यूज कर देगी। तो कोर्ट एडजस्ट कब करेगी, इन दो पॉइंटों में कोर्ट एडजस्ट कर सकती है। पहला पॉइंट, व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल और टर्मिनेबल बाय प्लेंटिफ, ठीक है। कब, जब कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वॉइडेबल या टर्मिनेबल होगा ऑन द पार्ट ऑफ प्लेंटिफ। यहाँ पर बी के साथ हुआ है ना, तो बी केस फाइल करेगा, बी केस फाइल करेगा तो बी प्लेंटिफ हो जाएगा। और ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल तो है ही, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल ऑन द पार्ट ऑफ बी, ठीक है। दूसरा क्या है, व्हेन कॉन्ट्रैक्ट बिकम अनलॉफुल, लेकिन ऑन द फेस ऑफ अपरेंट नहीं पता चलना चाहिए कि वो अनलॉफुल है, ठीक है। क्या है, केवल इन दोनों पॉइंट पे, पहला कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो है व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल और टर्मिनेबल बाय प्लेंटिफ, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइडेबल हो ही रहा था यहाँ पर, तभी तो गया है प्लेंटिफ। तो इस केस में कोर्ट इसको रिसाइन कर देगी, ठीक है। इस केस में कोर्ट रिसाइन ऑर्डर पास कर देगी, पहले वाले में फॉलो हो रहा है। टर्मिनेबल का क्या होता है, टर्मिनेबल का मतलब होता है एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो ऐसा कोई ऑप्शन डाल दें कि अगर ऐसा हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेबल हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब दूसरा पॉइंट है अनलॉफुल। अनलॉफुल क्या है,
ये बोलता है ये where the contract is unlawful for causes not apparent on its face। स्टार्टिंग में पता नहीं चलता, ऑन इट्स फेस से, सामने से पता नहीं चल रहा है कि अनलॉफुल है, ठीक है, लेकिन और वो अनलॉफुल क्यों है, इसमें डिफेंडेंट की ज्यादा गलती है और प्लेंटिफ की कम, तब इस केसेस में कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन कर सकते हैं ये। अब इसका एक बहुत अच्छा इलस्ट्रेशन है अनलॉफुल का कि ऐसे केसेस कौन से होते हैं। मान लीजिए एक एडवोकेट था, ठीक है, एडवोकेट साहब थे, उन्होंने बी जो उसकी एक क्लाइंट थी उससे कॉन्ट्रैक्ट किया, उससे कहा बी के ऊपर बहुत सारे डेब्ट थी, ठीक है, बहुत लोगों को सिर्फ पैसा चाहिए थे, मान लीजिए कोई भी हो 1 2 3 इन लोगों को इससे बी से पैसा चाहिए था, ठीक है, बी जो इसकी क्लाइंट थी। तो एडवोकेट साहब ने कहा देखो तुम जो प्रॉपर्टी है वो तुम हमें बेच दो, हमें मतलब मेरे नाम पे कर दो, अगर तुम्हारे ऊपर कुछ होगा नहीं तो तुम दिवालिया हो जाओगी, तो तुम्हें इन्हें पैसा नहीं देना पड़ेगा इन तीनों को, ठीक है। तो इसने ऐसा बेच दिया, तो अब ये क्या कर रहा है, एडवोकेट भी इसे कुछ नहीं दे रहा है, तो ये कोर्ट जा सकती है और इस ग्राउंड पे इस कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड करा सकती है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए ये 2 पॉइंट हो गए। इन दोनों पॉइंट में कोर्ट रिसाइंड के ऑर्डर पास कर देगी, मतलब एडजस्ट कर देगी। अब कोर्ट कब रिफ्यूज कर सकती है ये बताइए, कोर्ट रिफ्यूज कब कर सकती है, इसके भी पॉइंट हैं, 5 पॉइंट हैं, 4 पॉइंट है, सॉरी। देखिए पहला, रिफ्यूज कब कर देगी, जब प्लेंटिफ क्लेम, जब प्लेंटिफ ने रेटिफिकेशन कर लिया है। अगर भाई साहब आप रेटिफिकेशन में चले गए तो रेटिफिकेशन का मतलब तो आपको पता है, अगर आप 27 में आ गए हैं तो फिर आप यहाँ क्यों आ रहे हैं, यहाँ मत आइए, अब आपका काम हो गया, वहीं पर आपने कॉन्ट्रैक्ट ठीक करा लिया, ठीक है, तो फिर आप यहाँ तो कोर्ट रिफ्यूज कर देगी। बी क्या है, बी में ये है, क्या था भाई, चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस, चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस। अब सर्कमस्टांसेस ऐसी हो गई हैं, चेंज हो गई हैं, जिससे क्या हुआ, आपको ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं पहुंचा सकते। एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो आपकी पोजीशन थी उस पे नहीं पहुंचा सकते, तो ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं पहुंचा सकते, तो अब हम कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन भी नहीं कर सकते, अब आप कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म ही करना पड़ेगा आपको, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया था कि तुम मेरा घर बनाओ, ठीक है, अब घर बनाओ, अब मैं उससे कॉन्ट्रैक्ट वापस लेना चाहता हूँ, तो भाई ऐसा थोड़े होगा, या तो फिर मैं उसे पे करूँ उतना, या तो फिर पूरा उससे काम कराऊं, ठीक है, किसी पार्टी को नुकसान नहीं होना चाहिए। तो अगर चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस ऐसी हो गई हैं जिससे पार्टीज को ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं पहुंचा सकते, तो फिर कोर्ट डिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी, मतलब कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं करेगी, आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। तीसरा क्या है, तीसरा पॉइंट यही बोलता है कि व्हेन द थर्ड पार्टी एक्वायर द इंटरेस्ट, थर्ड पार्टी एक्वायर द इंटरेस्ट, ऐसे एक्वायर द राइट, सॉरी, एक्वायर द राइट इन गुड फेथ, गुड फेथ एंड कंसिडरेशन, ठीक है, उसे पता नहीं था। अब मान लीजिए कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वही कि ए जो है बी को बेचेगा, लेकिन ए ने सी को बेच दिया, ठीक है, सी को मालूम नहीं था कि इसने पहले बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है, और सी ने गुड फेथ में ए को पैसे देकर ये घर खरीद लिया, अब इसको रेसेशन नहीं हो सकता, ठीक है। ये रेटिफिकेशन में भी ये ग्राउंड था। चौथा क्या था, व्हेन पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, आप कॉन्ट्रैक्ट, पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, आप कॉन्ट्रैक्ट के किसी पार्ट को रिसाइन कराना चाहते हैं, ठीक है, आप कॉन्ट्रैक्ट के किसी पार्ट का रिसेशन कराना चाहते हैं, लेकिन वो पार्ट नॉट सेपरेबल, सेपरेट नहीं हो सकता पूरे से, तो फिर पूरे का रिसेशन भी नहीं हो सकता, ठीक है।
ये चार फिर से एक बार देख लीजिए। 27 क्या बताता है? व्हेन रिसेशन में बी एडजस्ट और रिफ्यूज। कब कोर्ट रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एडजस्ट कर देगी, मतलब ग्रांट कर देगी, कब रिफ्यूज कर देगी। ठीक है, अब रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का ऑर्डर कब कोर्ट पास कर देगी? इन दो पॉइंट में रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का कोर्ट ऑर्डर पास कर देगी व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल और टर्मिनेबल बाय प्लेंटिफ। ठीक है, अगर वॉइडेबल या टर्मिनेबल बाय प्लेंटिफ है तो कोर्ट रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का ऑर्डर पास कर देगी। व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज बिकम अनलॉफुल, ठीक है, और ऑन द अपरेंट फेस, वो नहीं पता चलना चाहिए, जिसमें डिफेंडेंट की ज्यादा गलती हो और प्लेंटिफ की कम हो। गलती तो दोनों की है, लेकिन इन कंपैरिजन डिफेंडेंट की ज्यादा गलती है। जैसे हम लोग ने ये एडवोकेट वाला इलस्ट्रेशन देखा, बहुत फेमस इलस्ट्रेशन है। ठीक है, रिफ्यूज कब रिफ्यूज कर सकता है? रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का ऑर्डर नहीं करेगा कि अब ये रिसेशन नहीं हो सकता। पहला ग्राउंड, अगर प्लेंटिफ ने रेटिफिकेशन मांग लिया हो। अगर भाई आपने रेटिफिकेशन ले लिया, अब रिसेशन के लिए क्यों आ रहे हो, अब कैंसिलेशन के लिए क्यों आ रहे हो? नहीं आ सकते। चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस चेंज हो गई हैं। पहले पोजीशन कुछ और थी, अब कुछ और है। अब हम रिसेशन करेंगे तो किसी एक पार्टी को ज्यादा लॉस हो जाएगा। ठीक है, थर्ड पार्टी एक्वायर राइट, अगर थर्ड पार्टी एक्वायर राइट कर लेती है तो भी नहीं हो सकता, बेचारे थर्ड पार्टी को लॉस हो जाएगा। अब चौथा, अगर आप पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के पार्ट को डिसाइन कराना चाहते हो, पूरे कॉन्ट्रैक्ट को नहीं, लेकिन वो पार्ट पूरे कॉन्ट्रैक्ट से अलग नहीं, सेपरेट नहीं हो सकता, तो फिर पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही आपका डिसाइन नहीं हो सकता। इतनी बात समझ में आ गई? यही तो 27 है। 27 का क्लाउज 1 ये रहा और क्लाउज 2 ये रहा, यही तो है ना। हाँ, चलिए ये हो गया 27। अब 28 देखते हैं। पूरा ही देखेंगे भाई, आज बहुत धीमे धीमे चल रहा है, कैसे कैसे कंप्लीट हो पाएगा। क्या है भाई? 28 रिसेशन इन सर्टेन, बहुत बड़ा है। Recession in certain circumstances of contract for the sale or lease of immovable property, the specific performance of which has been decreed। क्या हुआ? अब कोर्ट ने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ऑर्डर कर दिया था। अब उसका जो है परफॉर्मेंस नहीं हो पा रहा, इसलिए ये क्या करना है, उसके रिसेशन के लिए, कैंसिलेशन के लिए, रिसेशन के लिए डिक्री पास करानी है रिसेशन के लिए। अब आप कहेंगे क्या विशाल भाई आप टेक्निकल और किए दे रहे इसे? अरे भाई साहब, आप देखिए तो बहुत आसान हो जाएगा। देखिए फिर से पढ़िए। रिसेशन इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, फॉर द सेल और लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ विच हैज बीन डिक्रीड। क्या हुआ था? इसके लिए हमें एक और प्रॉब्लम देखनी पड़ेगी। इसको हटा दें, इसको हटाइए। इसी प्रॉब्लम से ही पूरा समझा देंगे। इंस्ट्रूमेंट तो है नहीं, कॉन्ट्रैक्ट है, इसके लिए सी को बना रहे नहीं देखेंगे। अब क्या हुआ इसे बताइए। हाँ भाई, ए का बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि वो इसे व्हाइट हाउस बेचेगा, कितने में? 5 लाख में, 5 लाख में ये उसे व्हाइट हाउस बेचेगा। 1 लाख रुपए वो एडवांस दे चुका है, बयाना दे चुका है 1 लाख रुपीज। बयाना जानते हैं, एडवांस 1 लाख रुपए उसने एडवांस दे दिया। फिर क्या हुआ? ये बेचने से मना करने लगा कि भाई मैं नहीं बेचूंगा। बी कोर्ट गया और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का ऑर्डर पास करा दिया, ठीक है। ए ने बेचने से मना कर दिया, बी कॉन्ट्रैक्ट गया, बी कोर्ट गया, कोर्ट ने क्या कहा? अरे भाई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करिए आप। ए ने, चलिए अब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का ए के खिलाफ ऑर्डर पास हो गया,
अब बी नालायकी कर रहा है, क्या कर रहा है कि बाकी के पैसे जो 4 लाख बचे हैं, 1 लाख तो एडवांस दे दिया, बाकी जो 4 लाख हैं वो दे नहीं रहा है। अब ये तो बाउंड है कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, ये तो बाउंड है कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए, लेकिन बी अब पैसे नहीं दे रहा है, नालायकी कर रहा है, बचे हुए पैसे। अब क्या करेगा ए, इसी केस में जिसमें उसे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का ऑर्डर पास हुआ है, उसी केस में कोर्ट में ये कहेगा माय लॉर्ड ये पैसे नहीं दे रहे हैं हमारे, अब आप कुछ करिए। तो कोर्ट क्या करेगी, ऑर्डर पास करेगी। इतनी बात समझ में आई? इसी के आगे यहाँ पर लिखते हैं। तो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट कहेगी देखो भाई बी एक स्पेसिफिक टाइम में जो भी कुछ टाइम फिक्स करे, फॉर एग्जाम्पल 15 डेज, जो भी कुछ स्पेसिफिक टाइम में पैसे तुम दो तो वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दे, वरना हम ऑर्डर को रिसाइंड कर देंगे, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड कर देंगे। ठीक है, नहीं समझ में आया? अरे फिर से समझिए क्या हुआ था। ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि ये व्हाइट हाउस बेचेंगे, ठीक है, जिसमें 1 लाख रुपए बी ने एडवांस दे दिया था ए को। ए उसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर रहा था, बी ने केस फाइल किया पहले, कोर्ट ने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का ऑर्डर पास कर दिया। इतनी बात समझ में आई? अब उस ऑर्डर पास होने के बाद में अब बी नालायकी कर रहा है, बाकी के रुपए 4 लाख नहीं दे रहा है, ये तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करेगा ही, क्योंकि कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है। अब कोर्ट की बात थोड़े टाल देगा, लेकिन बी नालायकी करने लगा। अब क्या हुआ, अब ए इसी केस में जो बी ने फाइल किया था उसी में जाके कोर्ट से कहेगा कि माय लॉर्ड बी पैसे नहीं दे रहे हैं, आपने जो ऑर्डर पास किया है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का उसको रिसाइंड करिए, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तो कोर्ट क्या कहेगा, कोर्ट कहेगा देखो भाई ये ऐसे ही तो नहीं एकदम कि जैसे ही ये गया कोर्ट उसी दिन तुरंत कैंसिल कर देगा। कोर्ट कहेगा देखो भाई मैं स्पेसिफिक टाइम, मान लो 15 डेज का टाइम देगा कि 15 दिन के अंदर अगर तुमने बी पैसे नहीं दिए तो ये तुम्हारा जो कॉन्ट्रैक्ट था ये कैंसिल कर दूंगा, रिसाइंड कर दूंगा। ठीक है, तो जब अगर कोर्ट रिसाइंड का ऑर्डर करेगी, रिसाइंड द कॉन्ट्रैक्ट का अगर ऑर्डर करेगी कोर्ट, तो कोर्ट इसके साथ साथ क्या ऑर्डर करेगी, 2 चीजें और करेगी। क्या? पहला, कि अगर पोजीशन इसके पास आ गया है, पोजीशन अगर परचेजर के पास आ गया है, कौन है परचेजर? बी, तो रिस्टोर करे वापस उसको दे, किसको? ए को। ठीक है, पहली बात यह है कि अगर पोजीशन इसके पास आ गया है, किसके पास? परचेजर के पास, तो वो वापस दे उसे। ठीक, अगर रिसाइंड द कॉन्ट्रैक्ट कर रही है कोर्ट। दूसरी बात, रिटर्न ऑफ अर्नेस्ट मनी, परचेजर रेंट एंड प्रॉफिट, जितने दिन वो वहां रहा है ना, कहाँ पर? उस मकान में, इस मकान का, अरे भाई एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ही मान लीजिए इसके पास पोजीशन भी आ गया, कोर्ट ने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ पोजीशन भी दिलवा दिया था। अब वो पैसे नहीं दे रहा तो कोर्ट को क्या करना पड़ रहा है, इसको कैंसिल करना पड़ रहा है, इस कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड करना पड़ रहा है। तो जिसकी वजह से अगर रिसाइंड का ऑर्डर पास करती है कोर्ट, तो इसके साथ साथ 2 चीजें और ऑर्डर पास करेगी कि अगर पोजीशन है परचेजर के पास आ गया है तो वापस ए को दो, ठीक है, रिस्टोर करो, और जितने दिन तुम उस घर में रहे हो अगर उसका रेंट या उससे कोई प्रॉफिट पैदा हुआ है तो वो भी दो। ठीक, और साथ में ए के लिए ये बोलेगा कि रिटर्न ऑफ अर्नेस्ट मनी, कि उसकी जो अर्नेस्ट मनी है उसको तुम रिटर्न कर दो, जो तो वो थे 1 लाख रुपए जो दिए थे पहले। यही है ना, यही है और क्या? इतनी समझ में आई? चलिए, अगर वो पे कर देता है स्पेसिफाइड टाइम में, अगर वो पे कर देता है, ठीक है, इफ बी पेड, स्पेसिफाइड टाइम पहले फिक्स हुआ था ना,
15 दिन का कोर्ट ने बी को टाइम दिया, कोर्ट बी ने पेड कर दिया, तो क्या होगा, तो साथ में 2 ऑर्डर और पास होंगे। क्या क्या, कि द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रॉपर कन्वेंस, एग्जीक्यूशन ऑफ प्रॉपर कन्वेंस। अब ये क्या होता है, ये होता है कि भाई साहब उसके कागज आगज और लीज के केस में लीज के सारी चीजें, ठीक है। एग्जीक्यूशन ऑफ प्रॉपर कन्वेंस क्या होता है कि उसे घर के कागज, अगर उसने पैसे दे दिए हैं तो घर के कागज उसे दे दो, पोजीशन उसे दे दो, ठीक है। दूसरा पोजीशन या पार्टीशन, जो भी कुछ होना हो, सेटलमेंट, जो भी कुछ होना हो, वो सारी चीजें, ठीक है, वो सारी चीजें ये 2 कोर्ट ऑर्डर पास करेगी साथ में। इस कोई से भी इसमें से राइट जो होते हैं, ये सब क्यों यहाँ पर दे रखे हैं, क्योंकि आप इसके लिए कोई फ्रेश सूट ना फाइल करें, नो सेपरेट सूट। अगर इसमें कोई भी राइट दिए हुए हैं तो उसके लिए आप सेपरेट सूट फाइल नहीं कर सकते, ठीक है, इसी में ही क्लेम करना पड़ेगा कहीं पे आपको। ये 28 का ये क्लाउज 1 है, ठीक है, ये क्लाउज 2 है और ये क्लाउज 3। 28 का क्लाउज 1 में यही बताता है कि वो कोर्ट के पास जाएगा, यहाँ से है, सॉरी क्लाउज 1 यहाँ से है, ठीक है। पढ़ लीजिएगा, एक बार में समझ में आ जाएगा। बहुत आसानी से तोड़ दिया है मैंने इसे, बहुत आसान कर दिया है आपके लिए, आप पढ़िएगा बस। क्या है, यहाँ पर थे हम लोग क्लाउज 4 में। क्लाउज 4 क्या कहता है कि नो सेपरेट सूट फाइल नहीं कर सकते, जो भी इसमें राइट दिए हुए उन सबको लेकर। अब कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग, ये कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग क्या होता है कि इतने जो केसेस करने में जो खर्चा हुआ है वो कौन देगा, ये डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट है। कोर्ट बताएगा कि कौन देगा भाई, जिसकी गलती कोर्ट को लगेगी उसके ऊपर ही ठोक देंगे। डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट, ये कोर्ट का डिस्क्रिशन है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए एक बार और बताते हैं आपको। ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था। क्या कॉन्ट्रैक्ट किया था कि अपना व्हाइट हाउस बेचेगा। 5 लाख रुपए में बात हुई थी, 1 लाख एडवांस दे दिया था, ठीक है। बाद में ये बेचने से मना करने लगा, बी कोर्ट गया और कोर्ट से स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ऑर्डर ले आया। अब बाद में बी ड्रामा करने लगा, बाकी के बचे हुए पैसे 4 लाख नहीं दे रहा है, ठीक है। तो ए के पास क्या ऑप्शन था, ये जो है कोर्ट गया और कहा माय लॉर्ड ये बाकी के पैसे नहीं दे रहे हैं मुझे, आपने जो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको कैंसिल कराइए, रिसाइंड कराइए। तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट एक स्पेसिफिक टाइम देगा कि तुमने इस टाइम में अगर बी को कि अगर तुम पैसा दे देते हो तो ठीक है, वरना हम कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंड किए दे रहे हैं। अगर कोर्ट रिसाइंड करता है तो पोजीशन अगर बी के पास है तो पोजीशन भी साथ में लौटा देगा ए को, ठीक है। दूसरी बात, बी को रेंट एंड प्रॉफिट देना पड़ेगा, जितने दिन वो इस घर में रहा है या इस घर से उसे जितना भी रुपया पैदा हुआ है, या मान लीजिए उसने रेंट को उठा दिया, इस घर से उसने 6 महीने पैसे पैदा किए तो उसे वापस देने पड़ेंगे। और कोर्ट ए के लिए ऑर्डर पास करेगी कि रिटर्न ऑफ अर्नेस्ट मनी, रिटर्न ऑफ अर्नेस्ट मनी, जो तुमने 1 लाख रुपए उससे लिया है वो वापस दो। अगर बी पैसे पे कर देता है, ठीक है, तो कोर्ट क्या ऑर्डर करेगी, तो 2 ऑर्डर और करेगी कि इसको प्रॉपर कन्वेंस दो। कन्वेंस क्या होता है कि प्रॉपर्टी के कागज, पोजीशन, सारी चीजें, चाबी, सब चीजें उसे दो, ठीक है। जैसे लीगल ट्रांसफर होता है, लीगल ट्रांसफर में क्या होता है, कागज भी दिए जाते हैं, चाबी भी दी जाती है, सब कुछ दिया जाता है, ठीक है। और बी एक और ऑर्डर पास कर देगा कोर्ट की पोजीशन, पार्टीशन, सेपरेशन जो भी होना है एक साथ करा दो, उसके लिए सेपरेट सूट फाइल ना करनी पड़े, ठीक है। फिर चौथी बात इन्होंने ये बोल भी दी कि जो राइट इसमें दिए हुए हैं वो इसी में ही लेना, उसके लिए सेपरेट सूट मत फाइल करना, वरना सेपरेट सूट फाइल हो ही नहीं पाएगी। 5वां, कॉस्ट कौन देगा, ये जो इतना ड्रामा हुआ कोर्ट कचहरी हुआ है उसका पैसा कौन देगा, उसका पैसा जो कोर्ट बोलेगी वो देगा। कोर्ट जिस पार्टी से बोल दे, जिसकी गलती होगी उससे ही लिया जाएगा। चलिए 29 क्या कहता है जल्दी देख लेते हैं। अल्टरनेटिव प्रेयर फॉर डिसेशन सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, बहुत आसान है। क्या है 29,
क्या है अल्टरनेटिव प्रेयर। अल्टरनेटिव प्रेयर तो ये तो आपको मालूम ही है कि प्रेयर हमने पहले प्रेयर की क्या कि माय लॉर्ड स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कराइए, ठीक है। उसे में ही हमने एक अल्टरनेटिव प्रेयर डाल दी कि माय लॉर्ड अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है तो रिसेशन करा दीजिए। रिसेशन क्या है, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करिए, हम पे ये कॉन्ट्रैक्ट फिर हमें परेशान ना करे बाद में। या तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कराइए, या तो ये घर मुझे दिलाइए, नहीं तो इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करिए, ठीक। इसको हम अल्टरनेटिव प्रेयर बोलते हैं। प्रेयर मेरी एक यही है कि पहले ही तो मेरा यही है कि आप घर दिलाइए मुझे, अगर नहीं दिला सकते तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कराइए, मुझे पैसा दिलाइए मेरा, ये अल्टरनेटिव प्रेयर हो गई। सेक्शन 30 क्या बोलता है, सेक्शन 30 ये बोलता है कि कोर्ट रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करते समय ये ध्यान रखे किसी का कोई नुकसान ना हो, ठीक है, कोई अच्छी पोजीशन पे ना पहुंच जाए, मतलब किसी को फायदा ना हो जाए इससे, जस्टिस होना चाहिए और जस्टिस दिखना भी चाहिए, समझे कि नहीं। अब इसमें एक है, मान लीजिए ए एक माइनर था, ए माइनर था, उसने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं अपना व्हाइट हाउस बेचना चाहता हूँ। बी को ये बात पता नहीं थी कि ये माइनर है, ठीक है। ए माइनर था, उसने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं अपना व्हाइट हाउस बेचना चाहता हूँ, लेकिन बी को पता नहीं था एक माइनर है। ए ने एडवांस ले लिया 1 लाख रुपए। उसके बाद एडवांस लेने के बाद ए कोर्ट चला गया कि माय लॉर्ड कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, रिसाइन कराइए, रिसाइन कराइए इसे। तो कोर्ट रिसाइन तो कराएगी, लेकिन इससे इसके कहेगी माइनर से कि इसे 1 लाख रुपए दो, ठीक है, तुम अनलॉफुल प्रॉफिट नहीं कर सकते। समझ में आ रही कि नहीं बात। देखते हैं 30 क्या कहता है। 29 पढ़ लीजिएगा, रीड मार लीजिएगा। 30 कहता है कोर्ट में रिक्वायर पार्टीज डिसाइडिंग टू डू इक्विटी, ठीक है, कोर्ट को इक्विटी करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए, हाँ रुकिए, कल ऐसा है, कल एक कमेंट आया था किसी हमारे दोस्त का कि सर एलआर क्या होते हैं। अब यही देखिए, अब मान लीजिए ये माइनर नहीं है, ठीक है, ये माइनर नहीं है, ए ने बी के साथ जैसे नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट ये है, मान लीजिए ये वाला जो है ए और बी। अब इसमें मान लीजिए ए की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो इसका सन जो है वो एलआर माना जाएगा। कहने का मतलब ये होता है, या ए किसी और आदमी को, ए किसी और अपने किसी आदमी को अपॉइंट कर दे कि जो ए की पोजीशन ले लेगा, जो दोनों ही केस में ए हो चाहे बी हो, अगर मान लीजिए ए की डेथ हो जाती है तो ए की पोजीशन कौन लेगा, भाई इसका बेटा लेगा ना, सन लेगा, ठीक है। या ये किसी और को, अपने किसी मैनेजर को या किसी को अपने बिहाफ पे अपॉइंट कर दे कि जैसा जैसा ये काम करेगा उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मतलब मेरे अंडर ये काम कर रहा है, मैं सारी जिम्मेदारी ले रहा हूँ, मेरे इसके साइन मेरे साइन, ठीक है। या किसी आदमी को अपॉइंट कर दें तो भी वो एलआर माना जाएगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, या उसका सन हो, ये लोग तो एलआर होते ही हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू।